नमस्कार। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और हमारे खास मेहमान है डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस ठीक ही कहती है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और ये भी आरोप लगाते हैं ये मैनेज किया गया है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो लाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने टोक की हुई है वही पाकिस्तान की लाइन है। वो कहते हैं ये मैनेज किया हुआ है। जी ਅਸੀਂ डोगरे आखने शाने करने, ਅਸੀਂ जितियां ने जंगा कमसाने करने। जी। अब ये बात कहने का एक ही तात्पर्य है कि एक चीज़ है कि जो लड़ाई इतनी देर से हमारे जो राजा महाराजाओं ने लड़ी थी, आज उसी लड़ाई का भी एक निर्णायक दौर आ चुका है। क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने और उमर अब्दुल्ला ने हमारे राजाओं का अपमान किया, और वो शूरवीर राजा विनोद जी जिन्होंने बाकी हिंदुस्तान के राजाओं की तरह एक दूसरे से लड़ाई नहीं की, बल्कि उन राजाओं ने भारत की सरहदों को गिलगित बल्तिस्तान तुर्तुक तक पहुंचाया था। उन राजाओं का जब अपमान किया गया तो इसी कांग्रेस द्वारा किया गया। जो जम्मू का डोगरा हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे और कश्मीर में भी कोई नहीं सहेगा, क्योंकि उस राजा की सबसे बड़ी बात होती थी जस्टिस इज माई रिलीजन, और उन्होंने सबके साथ इंसाफ किया था। रही बात अगर आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, दोनों में अगर आप करेंगे थोड़ा भी कोई आपको भेदभाव नजर नहीं आएगा। एक जैसी बात है, वही बात पाकिस्तान करता है और उसी का स्क्रिप्ट राहुल गांधी पढ़ते हैं और उसी को टेली प्रॉम्प्टर के थ्रू जो है उमर अब्दुल्ला बोल देते हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों की आपस में मिली भगत है। अब ये लोगों ने डिसाइड करना है कि इस बारी की आतिशबाजी जम्मू में, दिल्ली में होगी या इस्लामाबाद में होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको लगता है कि वाकई में ये वही लाइन टोक करता है जो पाकिस्तान करता है, तो ये हाफ सेंचुरी तक कैसे पहुंच गए? लोकसभा चुनावों की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए विनोद जी, इस तरह की बात है कि आप खुद देखें कि जिन बैसाखियों के सहारे इन्होंने किया और देश को जिस तरह से इन्होंने गुमराह किया, और खासकर इन्होंने जब संविधान को लेकर जो बातें की, उसी संविधान की जिसके लिए इनको, मुझे लगता है इनके मन में शायद कुछ भी कोई अगर अच्छी बात है तो नहीं है, उसी संविधान को लेकर जो लोगों में इन्होंने एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात थी कि जितनी बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक दूसरे को अपनी बैसाखियों का सहारा देते रहे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी विनोद जी कांग्रेस केवल और केवल 99 पर पहुंची है। और अगर आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा बचपन में, तो लूडो में 99 पर एक सांप रहता है हमेशा बैठा हुआ। वो सांप है भ्रष्टाचार का, वो सांप है परिवारवाद का, वो सांप है जो सत्ता पाने का लोभ है। ये इन्हें काटेगा और अगली बार आपको 5 या 7 के आंकड़ों पर नजर आएंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो अच्छी तरह से इनको देख रही है और हमें भी देख रही है। लेकिन राहुल बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता है, कहते हैं कि वो सीना आज दिखता नहीं है जो 2019 में और 2014 में दिखता था लोकसभा में। देखिए राहुल गांधी की आप एक बात समझिए, एक ऐसा नेता है जिससे सबसे पहले बात तो उनके खुद की ही पार्टी जो है उन्हें उनके साथ नहीं खड़ी होती। सबसे बड़ी बात है खुद ही की पार्टी उनसे तंग आई हुई। अब तो उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह की राहुल गांधी जी पे स्टेटमेंट लिया, यहां से पता लगता है कि उनके अलाइड पार्टनर्स भी उनसे जो है दुखी हो चुके हैं। और रही बात बाकी लोगों की, तो हिंदुस्तान की जनता तो आगे इनको देख ही रही है। अब कौन राहुल गांधी से खुश कौन है? राहुल गांधी से अगर कोई खुश है तो विदेशी वो ताकतें जो हिंदुस्तान को पीछे धकेलना चाहती हैं, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं, वो राहुल गांधी के साथ जरूर खड़े हैं। इलियाना ओमर जैसी जो आपके सामने सांसद है, जो हमारे ही देश के खिलाफ पाकिस्तान की साथ देकर षड्यंत्र बुनती है, ऐसे लोग जब राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करते हैं और राहुल गांधी भी उनके साथ जब स्टेज शेयर करते हैं, तो यहां से लोगों को पता लग जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का हाथ जो है वो विदेशी इन ताकतों के साथ है। इसीलिए लोग इनको जरूर जवाब देंगे। और राहुल गांधी जी वो दिन दूर नहीं है कि जब अगली बारी आपको वही 99 वाले खेल के बाद आप 7-8 पर अपनी ही सी कार्यकर्ता के कारण पहुंचेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आज आपको भी देख रहा है और मोदी जी को भी देख रहा है। महाराजा हरि सिंह के नाम पर आप जब भी जिक्र करते हैं तो कई सवाल आप पर भी उठते हैं। एक संघर्ष करना पड़ा महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश के लिए, और आपके पास एक रेजोल्यूशन था जिसको अपर हाउस में पारित किया गया था विधान परिषद में, और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक आप छुट्टी कर सकते थे, नहीं की। लेकिन उसके बाद संघर्ष हुआ, फिर आपने छुट्टी की। बिल्कुल, इसमें ऐसी बात नहीं, मैं इस बात को मानता नहीं कि संघर्ष तो हर चीज़ के करना पड़ता है। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यह आती है कि संघर्ष तो हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। अगर संघर्ष की बात करते हैं तो आपको खुद याद होगा, आज से शायद 2 या 3 साल पहले मैंने खुद जब महाराजा साहब के उसी स्टैचू के नीचे जब इसी अर्स्टवाइल स्टेट का फ्लैग जलाया था और कॉन्स्टिट्यूशन जलाया था, तो उसके लिए संघर्ष हमें भी करना पड़ा।
तब भी कई ऐसी ताकतें थी और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमने इनको नहीं माना। हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। महाराजा साहब के लिए हमने भी बड़ा कुछ किया है, लेकिन बात यही थी कि एट द एंड ऑफ द डे हम इन सब संघर्षों के बाद आज महाराजा साहब के उस जन्म दिवस का अवकाश लेने में हम कामयाब हो गए। और इसका श्रेय अगर किसी तरह से पूरे को जाता है तो जम्मू कश्मीर की जनता को जाता है और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अभिजीत जी कहते हैं कि राजनीति बैटल ऑफ आइडियाज़ रहता है, और अगर उनके आइडियाज़ ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, उनके आइडियाज़ ये कहते हैं कि 370 वापस होना चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल जाता है कि जम्मू में इस बात को लेकर के दोनों ही जमातों को, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए? आपका चुनावी मुद्दा ही अब ये रह गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मिलकर के चाहते हैं पुराने हालात जो 5 अगस्त 2019 से पहले थे वो बने। विरोध जी, एक बात देखिएगा कि पाकिस्तान एक ऐसा नापाक मुल्क है जो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, किसी का भी भला। मुझे बताओ, पाकिस्तान के आगे पीछे जितने सब पड़ोसी हैं उनमें से कौन है जो पाकिस्तान से खुश है, सिवाय एक चीन को छोड़ दो तो। और चीन का भी कारण आप समझ सकते हो कि वो क्यों उनको आज खुश इस चीज में रख रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी हिंदुस्तान का भला नहीं चाहेगा। एक ऐसा मुल्क जिसके सिर पे छत इसलिए आई थी कि हिंदुस्तान ने उन्हें पैसा दिया था, तो आजादी के बाद इनके सिर पे छत आई थी। लेकिन वो भी पैसा इन्होंने कुछ हद तक तो छत लाने पर लाया, बाकी का सारा पैसा जो है यहीं पर कवाली बेचकर और पाकिस्तान की आर्मी बेचकर, जो सबसे पहला हमारे साथ इन्होंने युद्ध लड़ने की कोशिश की जिसमें मुंह की खाई थी पाकिस्तान ने, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया था। उसके बाद जब इनको विदेशी ताकतों से पैसे मिलते गए तो फिर से इन्होंने हमारे साथ लड़ाइयां की। अब आप समझ सकते हो एक ऐसा मुल्क है जिसका एक मूलभूत एक ही चीज है उनके अंदर कि किस तरह से भारत का जो है नुकसान किया जाए। ऑपरेशन टोपैक में आप जानते हैं किस तरह से इनकी एक स्ट्रेटेजी थी जिसे अब नाकामयाब हो गए। वो मुल्क कभी हमारा भला सोच सकता है? सपने में भी कभी पाकिस्तान हमारा भला नहीं सोचेगा। एक ऐसा देश आप खुद सोचिए जिसकी हालत यह है कि अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि विदेश के लोग जो हैं, विदेश में चाहे सऊदी और बाकी कंट्रीज में, तंग आ चुके हैं जो पाकिस्तान से भिखारी वहां पर जा रहे हैं, जो खुद भीख में जो लोटा लेके भीख मांगता है पूरी दुनिया के अंदर। आज वहां के भिखारी पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और यही वो पाकिस्तान है कि दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, कोई टेररिज्म का इंसिडेंस होता है, तो उसके तार आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। अब आप समझिए पाकिस्तान की दिक्कत। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि जिस देश के पहले 10 जो टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो आईएसआई से आते हो, ऐसा देश कभी किसी का भला नहीं कर सकता। जिस देश की जो आर्मी है, आर्मी वो अफगानिस्तान से लाई हुई ड्रग्स को बेचकर, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, वहां से लाई हुई ड्रग्स को बेचकर अपना खर्चा पानी चलाते हो, ऐसे देश से आप क्या तवक्को रखोगे? वहां पर जहां पर 400 रुपए का किलो आटा और 500 रुपए लीटर का तेल मिलता हो जिस देश के अंदर, आप उनकी हालत तो खुद समझ सकते हैं। इस देश से बातचीत करनी चाहिए। अरे पीओजे के वालों से पूछो, कांग्रेस वालों, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, पूछो उन लोगों से कि आज वो कितने उत्सुक हैं कि किसी तरह से अपने देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ हम वापस मिल जाए। जो उत्पीड़ना, जो त्रासदी पीओजे के वाले सह रहे हैं, सोचिए कभी जो आपकी बातों के ऊपर इनसे बातचीत करने की बात बन सकती है कभी? अरे वो लोग पीओजे के वाले जो आज भी महाराजा रणबीर सिंह जिंदाबाद और हरि सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहां पर आज भी जो 3 जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो रात को 3 रोटियां एक्स्ट्रा बनाती हैं कि कब हिंदुस्तान की आर्मी आएगी और इस पाकिस्तान की त्रासदी से हमें बचाएगी। वहां पर रहने वाले लोगों का ये हाल है, उनसे बात क्या करनी है? और विनोद जी मुझे बताओ, बातचीत करनी किससे है? पाकिस्तान की आर्मी से, आईएसआई से, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर है? जो पॉलिटिकल सिस्टम वाला जीता हुआ उनका प्रधानमंत्री था, उसे तो आईएसआई ने जेल में डाल दिया हुआ है। अब किससे बातचीत करेंगे? पाकिस्तान केवल और केवल एक भाषा समझता है, वो जो उड़ी और बालाकोट में इनको सिखाई गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ भी समझाना इम्पॉसिबल। और जो लोग इनके साथ ट्रेड की बात करते हैं या बाकी चीजों की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जिनके लिए इनका फॉरेन मिनिस्टर गुणगान करता है। जी, लेकिन अभिजीत जी सवाल ये उठता है कि इत्तेफाक है, आपको समझने में देरी हो जाती है, या फिर सत्ता का लालच है, या फिर आप लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं? मैं सिलसिलेवार बातें बताऊंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेके जाते हैं, बदले में कारगिल मिलता है। नरेंद्र मोदी भी बिना न्योते के वहाँ चले जाते हैं। आपको पता भी है पाकिस्तान की नापाक हरकत है। आपने इतना भी लेक्चर दिया पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, क्यों की जाए, क्या कारण होने चाहिए, लेकिन आप क्या जानबूझ के देरी से समझ आती है आपको? आपने प्रयत्न किए, दो प्रयत्न किए, और दोनों प्रयत्नों के बाद आपको मुंह की खानी पड़ी। देखें, एक बार तो कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप अपने जो भूगोलिक आपके जो नेबर्स हैं, जो आपके उनको आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि जियोग्राफिकल नेबर्स हैं आपके। एक कोशिश तो सबकी करना बनती थी।
हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, उसके बाद जब करगिल हुआ तो करगिल में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जहां तक रही बात मोदी जी की, मोदी जी जब वहां पर गए थे तो उसके बाद भी इनके साथ कोशिश की गई थी। इवन कि जब पहली बार मोदी जी ने 2014 में ओथ जब ली थी जी, तब भी इनको बुलाया गया था। हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन करें क्या, पाकिस्तान तो सिर्फ जो भाषा समझता है वो एक ही भाषा समझता है। कम से कम कोई हमें कल तक को विदेश में या जितने भी सो कॉल्ड इंटरनेशनल जो परसेप्शन बनती है, ये तो नहीं कह सकते ना कि आपने कोशिश नहीं की। हमने तो भाई कोशिश की, हमने एक एक छोड़ के दो दो तीन तीन बार हमने कोशिश की। अब अगर पाकिस्तान को भाषा ही अगर डंडे की समझ आती है तो ठीक है, हमारे को बड़े अच्छे तरीके आते हैं। बालाकोट उड़ी पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से याद है, और हमें पता है कि अगर ऐसी कोई चीज होगी तो हमें अच्छी तरह से पाकिस्तान का इलाज करना आता है। हम कम से कम कांग्रेस वालों की तरह जाकर उनके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी से बचाओ, और हम कम से कम इन्हीं कांग्रेस वालों की तरह इलियाना उमर के साथ खड़े नहीं हो जाएंगे, जो बेसिकली तो मुझे लगता है पाकिस्तान के ही साइनोनिम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के लिए गुणगान गाती है। हम कम से कम ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में भी आपने इस तरह का प्रयोग किया है? आज आप जिसको कहते हैं कि बाप बेटे की सरकार है, बाप बेटी की सरकार का जिक्र आप करते हैं, मुफ्ती खानदान की बात करते हैं, अब्दुल्ला खानदान की बात करते हैं, गांधी खानदान की बात करते हैं। खैर, गांधी खानदान के साथ तो आपने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन इन दोनों के साथ तो हाथ नहीं मिलाया आपने। देखिए मनोज जी, ऐसा आता है कि इसके अंदर एक चीज़ है कि वो जैसी कोशिश पाकिस्तान के साथ की गई, किसी के साथ की गई, ये तो अपने हमारे देश के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, इनको मौका देना कोई गलत बात नहीं थी। उमर अब्दुल्ला साहब को तो उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया, यूनियन मंत्रालय हमने दिखाया। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास के चलते आए इस देश को आगे लेकर चलते हैं, आए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं, आए हम भी विकसित भारत बनाते हैं। हम तो चाहते हैं सब हमारे साथ चले, यही अगर हमने चाहिए तो यही कोशिश हमने पीडीपी के साथ भी की। लेकिन अब कोई अपने ही देश के तिरंगे का अपमान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ में कभी नहीं बैठती। ऐसी पार्टी जो हमारी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चलेगी, ऐसी पार्टी से हमने सत्ता छोड़ना, सत्ता का सुख भोगना, इसको हमने सिरे से नकार दिया, क्योंकि देश सर्वप्रथम है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब जी सवाल ये उठता है कि जब आपने एजेंडा फिलाइस बनाया था, आपने हुकूमत बनाई थी, सत्ता का सुख, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सत्ता का सुख भोगने का प्रयत्न किया था, तब आपने अपनी मूल विचारधारा 370 को साइडलाइन कर दिया था और एजेंडा ऑफ अलायंस में ये कहा था कि हम फिलहाल इस पर जिक्र नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 370 के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की नहीं है। आप देखिए स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, हम सब लोगों ने जो कुछ भी आज किया केवल और केवल 370 के लिए किया, और हमें बड़ा गर्व है कि इस 370 जैसे ड्रैकोनियन लॉ से, इन बेड़ियों से हमारे जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज की, हमारी बच्चियों की, हमारा गोरखा समाज की, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज की, सबको जो निजात मिली है, इसके लिए हमारे को वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन। तो मुझे लगता है ये हमारी मूलभूत चीज़ों के अंदर थी, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। जो कहते हैं वो हम कर कर दिखाते हैं। लेकिन जेपी नड्डा आज आए थे, आज वो भी कह रहे थे कि कहीं हिमाचल में कुछ तरह से ऐसे नियम है कि लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं लैंड और जॉब प्रोटेक्ट होने चाहिए। देखिए मनोज जी, डोमिसाइल लॉ तो यहाँ पर भी है, जिस तरह से बाकी देशों, बाकी स्टेटों के अंदर वही डोमिसाइल लॉ जो हिमाचल के अंदर है, वही डोमिसाइल लॉ यहाँ पर भी है। तो मुझे लगता है उससे पहले हमने इसके ऊपर बात करने से पहले चीज़ होनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के पूरे लोगों को जिस तरह का संरक्षण बोलते हैं वो तो हमारे पास पहले से है। दूसरी बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज उसको किसी और तरह से बुनती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस डोमिसाइल से पहले जो यहाँ स्टेट सब्जेक्ट था, उस स्टेट सब्जेक्ट के अगर आप पुराने प्रमाण निकालेंगे तो केवल और केवल जो कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चहीते लोगों को बिना किसी चीज़ों के जो यहाँ पर जब नागरिकता दी थी, वो जरा जरूर एक बार रिकॉर्ड निकलना चाहिए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह आती है, आप देखिए मेरे देश की, भारत देश की, आप देखिए हमारे भाग्य की विडंबना क्या है कि पाकिस्तान से अगर कोई आती थी, आज भी आप देख लीजिए जो सो कॉल्ड लीडर्स रहे हुए हैं, उनकी वाइफ्स को यहां पर आके पूरी तरह से नागरिकता बना दी जाती थी। लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की बच्ची अगर कोई बाहर जाके शादी करती थी तो अपने वालिद की प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता था। ये कितना बड़ा पाप है, ये कितना बड़ा पाप है कि पाकिस्तान वाले हिंदुस्तानी हो गए और हिंदुस्तानी वाले बेचारे जो है वो बेदखल कर दिए गए जम्मू कश्मीर से। मुझे लगता है इसके ऊपर हर एक इंसान को सोचने की जरूरत है। 2014 में नई नई सरकार बनी थी केंद्र में, तब पार्टी इतना सर्वसंपन्न नहीं थी और यहाँ पर पार्टी ने 25 सीटें ली थी। 2014 की विधानसभा की चुनाव बात कर रहा हूँ। क्या उस आंकड़े को दोहराया जाएगा बेजी जी? अब तो पार्टी सर्वसंपन्न हुआ है, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल पार्टी को करने आते हैं। आप कितने तो कैबिनेट मिनिस्टर आपने बाकी वालों के, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिए हैं। क्या उस आंकड़े तक पहुंच पाएंगे? देखिए उस आंकड़े को दोहराया नहीं जाएगा, उस आंकड़े से कहीं आगे जाया जाएगा, ये मैं आपको जरूर एश्योरेंस दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है और 8 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा जो आतिशबाजी होगी वो जम्मू में होगी, दिल्ली में होगी,
ना कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे हो रही है। देखिए 400 पार का नारा लोकसभा में चलता है, ये जम्मू कश्मीर की सियासत है। यहाँ मुश्किल है कि आप 50 पार का नारा दें, 62 इकट्ठे कैंडिडेट उतार करके आप 50 पार का नारा दें। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के बिना सरकार बनाना असंभव है, और हम जो वोट मांग रहे हैं, हम कोई किसी की इनकी तरह किसी घिसी पीटी बातों के ऊपर, यहाँ 370 को लेकर हम बातें नहीं कर रहे हैं। हमने जो हमारी कार्यकर्दगी है पिछले 5-6 सालों की, जो हमने काम किए हैं, 8-8, 10-10 टनलें बनाई हैं, 2.5 घंटे में जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, G20, 2.5 करोड़ से ज़्यादा सैलानी, एम्स, IIT, IIM, और मुझे लगता है जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी बात करते हुए हमने अपने वोट लोगों से मांग रहे हैं। इनके पास क्या है? आ जाके वही झूठ जो लोगों से बोल रहे हैं, जो 370 जो दफन हो चुका है, जो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है पब्लिक बड़ी समझदार है और इनको ज़रूर इस चीज़ का जो है परिणाम देगी। आपके स्टार प्रचारकों के मैंने वो देखे हैं, सुने हैं अभिभाषण, जहाँ भाषण उनके सुने हैं, उनमें ये टनल का जिक्र कम होता है। जिक्र होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बंदियों को, राजनीतिक बंदियों को 370 वापस लाया जाएगा, और कांग्रेस का मौन समर्थन इस पर ही, यानी भावनात्मक इमोशनल कार्ड खेलते हैं आप। देखिए, भावनात्मक तो है ही है, लेकिन जो हमने प्रत्यक्ष रूप से जो हमने काम किए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, जो हमने काम किया हम उसकी भी तो बात लोगों के बीच में कर रहे हैं। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वालों ने कोई काम नहीं किया और इस ओर अगर उसको लेकर प्रचार को ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका भी जवाब बड़ा अच्छा है। क्योंकि कहीं हो ना हो, हर इंसान के दिल के अंदर जो है वो दिल तो हिंदुस्तानी है, और वो जो हिंदुस्तानी दिल धड़कता है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर उसका गुणगान पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर करेगा, तो मेरे देश के देशवासियों का दिल तो दुखेगा। और उनको अच्छी तरह से पता है इस पाकिस्तान को हम आज का नहीं देख रहे हैं, ये पाकिस्तान 47 से देखते आ रहे हैं। हमें पता है जो ट्रेनें कट कट कर आती थी, हम लोगों ने क्या क्या दुख देखे हैं। और ये भी हमें पता है कि किस तरह से उस समय जो फौजें यहाँ पर भेजी गई थी, उस समय के मीरपुर और इन सभी लोगों को बचाने के लिए वो फौजें किस तरह से बारामूला भेज दी गई थी नेहरू जी द्वारा, शेख साहब के कहने पर, और हमारे सभी के सभी लोग किस तरह से कट गए थे। हम अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं, भूला कुछ नहीं है, और ना हम भूलने देंगे किसी को, क्योंकि हमने 50-60 साल तक इनकी उत्पीड़ना सही है। हमें आज भी याद है, एक एक ट्रांसफर के लिए हमारे लोग 7-7 दिन इन्हीं के मुख्यमंत्रियों के घर के सेक्रेटरीट के बाहर खड़े रहते थे। वो दौर हम फिर से नहीं आने देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जम्मू का जो डोगरा है उसे ये चीज को देखना पड़ेगा, और डोगरों को पता है कि उनको अगर सम्मान, उनकी अगर इन सब चीजों को अगर किसी ने देखा है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने, और पिछले 5-6 सालों से पता लगा है इन सब चीजों के बारे में। वरना कहीं ना कहीं जो एंटी डोगरा सेंटीमेंट्स और एंटी डोगरा जो बातें की गई, अरे ये तो वो पार्टियां हैं, ये अलायंस वाले, जिन्हें हमारे महाराजा हरि सिंह जी के पुतले के नीचे नाम लिखाते, जिन्हें लज्जा आती हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। और मैं पिछली बार डोगरी च भी गल गलाई कि जिन्हां लोकें साडे महाराजा साहब दे मरने के बाद, उनके देहांत के बाद, जिन्हें उनकी सुआह इत्थे नहीं आन दी, इनके सिरे च सुआह पाना तुहाडा काम है। ये गल याद रखियो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की पेमेंट हुई थी उसले कि महाराजा साहब की आखिरी ख्वाहिश ही कि जिंदे जीते ना मी नहीं आन देता मेरी रियासत के अंदर, लेकिन घट तू घट मरे दे जो है मेरी राख ते मेरे लोगों के इधर पुजे, मेरे जम्मू कश्मीर च पुजे। लेकिन ये इन्ने जहरी लोग न जिन्हें साढ़े महाराजा साहब की सुआह इत्थे नहीं आन दी, इनके सिरे च सुआह पाना तुहाडे लोगों का काम है। दिन थोड़े हारे रहिए, तुम डिसाइड कर लो कि कियां बदला लेना इनके कोला। अभिजीत जी, आपने रिसेंटली कोई मकान नहीं बनाया है, आप विकास की बात करते हैं, लेकिन माइनिंग देखिए कहाँ पर रेत बजरी का भाव जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको, मीटर, बिजली के बिल, लंबे लंबे बिल, ये आपकी एक एक मीटर की ब्लिंकिंग आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचा रही है। देखिए, ये चीज़ तो समझना पड़ेगी, और मैं इस चीज़ में लोगों को एक ही चीज़ एश्योर करता हूँ, ये सारी प्रॉब्लम, डेली वेजर की प्रॉब्लम, मीटर्स की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, कुछ भी है, इसका निवारण कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस दिन हमारी सरकार आएगी उसी दिन आप देखिएगा इन सब प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा कि इन प्रॉब्लम्स के अंदर कहाँ पर लेकूना है, और उसको क्लियर किया जाएगा इन सब चीज़ों के अंदर। तो आप किससे उम्मीद रखोगे? उसी से उम्मीद रखोगे जिन्होंने आज तक कर दिखाया। हम मानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको करना भी बाकी है, अभी तो मौका ही नहीं मिला। वो 1-2 साल का जो मौका मिला था उसमें भी मुख्यमंत्री किसी और का था। अब जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी होगा, आपकी एक एक प्रॉब्लम का निवारण जो है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि हमारे लिए परिवार सर्वप्रथम नहीं, हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, हमारे नागरिक, हमारे लोग सर्वप्रथम। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, ये जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का खास तौर पर उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है कि स्टेटहुड का दर्जा दिलवाएंगे। क्या एक स्टेट का प्रोरोगेटिव होता है स्टेटहुड का दर्जा दिलवाना? देखिए, अब ये तो इनसे कोई पूछे।
अब राहुल गांधी जी को इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उमर साहब को इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तभी मैं कहता हूं कि इंसान को बूथ वर्कर की लेवल से उठकर ऊपर आना चाहिए। जब आप सीधे ऊपर से पैराशूट लैंडिंग ड्रॉप होकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और एस्पिरेशन लगते हैं कि मैं पैराशूट ड्रॉप होकर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, फिर आपको तो तरीके भी नहीं पता होते कि किस तरह से लाया जाएगा। ना आपके पास आंकड़े, ना आपकी इच्छा शक्ति, ना आप ये कुछ कर सकते हो। और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने प्रॉमिस किया, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर दिखाएगी। अब झूठ बोलना है तो बोल ही चलें, लोगों को पता है कि आप कर भी नहीं सकते और आपकी इच्छा शक्ति भी कुछ करने के लिए। अरे 50-60 साल तक आपने कुछ नहीं किया, केवल एक तरफ आप देख रहे, जम्मू की तरफ तो कभी आपने नजर नहीं मारी। एक इंस्टीट्यूट मिला, वो भी सोरा वहां पर, यहां पर तो कुछ मिला नहीं। अब किस तरह से सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जम्मू अकेला प्रोविंस बना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर एम्स भी है, IIT भी और IIM भी है। मुझे लगता है ये सब चीजें कहां पर, अगर जम्मू के लोगों को ये चीजें सोचनी है कि आपके साथ इंसाफ हुआ कब, मुझे बताएं कब आपके साथ इंसाफ किया गया। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के दौर के अंदर आपके साथ इंसाफ हुआ है। और अगर अभी भी इनकी बातों में हम लोग आ गए और जिस तरह से ये बांटने की रियासत करते हैं, मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे जम्मू के जितने डोगरे हैं, भले वो डोगरा मुसलमान हैं, भले वो डोगरे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, भले वो डोगरे पहाड़ी हैं, जितने हैं सबके सब एक है और इन सबको पता है कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली NDA सरकार है, क्या जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा की सरकार नहीं मिलती है, नहीं बनती है, तो फिर स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, ये बात तो इस तरह से आती है कि बिल्कुल हमने तो स्टेटहुड की बात की हुई है। सबसे पहले अगर मगर कोई नहीं विनोद जी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अगर मगर सोचेंगे राहुल गांधी, नहीं, दिल बड़ा सच्चा है ना, दिल है हिंदुस्तानी, ये दिल है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी दिल तो धड़केगा। और जो है आतिशबाजी वो जम्मू में होनी है, वो आतिशबाजी दिल्ली में होनी है, इस्लामाबाद में नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर लगता है किसी को कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कोई खुश करेगा, तो मेरे जम्मू के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें पता है कि हिंदुस्तान का कौन और पाकिस्तान का कौन है। अभिजीत जी, LG के अधिकारों में और विस्तार करना, उनके अधिकारों को बढ़ाना, कहीं इस बात को तस्दीक तो नहीं करता है कि आपको लगता है कि आपकी सरकार नहीं बनेगी तो आप दिल्ली से सरकार चलाना चाहते हैं? विनोद जी, ये चीजें ना, ये भी एक लोगों को मिसकंसेप्शन डालेगी। LG साहब के इख्तियारात होते हैं, देश के संविधान के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी होते हैं, इसमें बढ़ाना कम करना ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, नोटिफिकेशन से ठीक पहले, चुनावों से ठीक पहले बढ़ाना। कुछ चीजें जो होती है वो आपके सामने, हर एक चीज को जो हिंदुस्तान का संविधान उन्हें इजाजत देता है वो तो दी जाती है। इन सब चीजों के अंदर बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, स्टेटहुड यहां पर होगा, सब कुछ यहां पर होगा। और होगा कब? भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों के कारण ही होगा। ये लोग जो बेचारे खुद ना 3 ना 13 में, जिनको अपना खुद का नहीं पता, आज कभी बोलते हैं जी हमने गठबंधन कर लिया मजबूरी में। अरे भाई साहब, आपकी कितनी मजबूरियां देखें, हम कहां से देखते हैं आपकी मजबूरियां। शेख साहब, नेहरू जी की मजबूरी कहते हैं जी गठबंधन करना पड़ा, इंदिरा जी और शेख साहब की मजबूरी कहते हैं जी गठबंधन करना पड़ा, राजीव गांधी और फारूक साहब की गठबंधन करना पड़ा, कहते हैं जी ये भी मजबूरी थी। अब उमर साहब और राहुल गांधी दोनों की अगर गठबंधन करके राहुल गांधी बोलते हैं कि जी हमें भी मजबूरी में करना पड़ा, उमर साहब कहते हैं जी राहुल गांधी को पॉलिटिकल समझ नहीं है, ये श्रीनगर छोड़े जाके जम्मू में कंसंट्रेट करें। अरे भाई साहब, आपका कौन सा गठबंधन है जिसमें आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? आपके इस गठबंधन को देखते देखते हम लोग बेचारे 50-60 साल से हम लोग दुखी हो गए, लेकिन आप करने के बाद हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जब आपके खुद के घर में सलानी, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कहां लेकर जाएंगे? अंधकार में लेकर जाएंगे। 60-70 साल तक हमने ये अंधकार देखा हुआ है और लोगों को बताते हैं जी हमारी मजबूरी का गठबंधन है। क्यों लोग आपकी मजबूरी के गठबंधन में आपके साथ खड़े हों? ये मजबूरी आपकी केवल और एक ही चीज के लिए कि आपको परिवारवाद आगे लेकर आना है, लेकिन परिवारवाद खत्म हो चुका है। तभी तो आप देखिए, जब जमहूरियत को अमली जामा पहनाएगा, लाखों लोगों ने वोट डाले, तो उमर साहब भी हार गए और महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। उमर साहब को टॉप उतारना पड़ा गांधरबल में, विश्वास फिर भी नहीं हुआ, जाके पहुंच गए बड़गाम के, अरे कहीं से तो जीतूं, कहीं से तो अपनी साख बच जाए। चौथी पीढ़ी उमर साहब की अब सियासत में आ गई। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, जो बिजबेहाड़ा से इतने पुराने इनके सोल्जर ऑफ PDP वीरी साहब, जिन्होंने के बुरे अच्छे टाइम में हम कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, उनको बेचारे को वहां से दरबदर करके दूसरी सीट पे भेजा, क्योंकि मेरे को भी खानदानी राज बढ़ाना है, मेरी बिटिया भी आगे जो है वो मुख्यमंत्री बननी चाहिए। अरे भाई साहब, लोगों के औरों के भी बच्चे हैं, और कम से कम और कुछ नहीं तो हमारे महाराजा साहब से सीखिए, जिन्होंने कहा था जस्टिस इज माय रिलीजन, इंसाफ। और जिस दिन ये इंसाफ जम्मू से होगा, आप याद रखिएगा, जम्मू की भी उतनी तरक्की होगी जितनी। आखिरी सवाल अभिजीत जी, आखिरी सवाल। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है कि ये हम पर आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कि हम पाकिस्तान की लाइन टो करते हैं, लेकिन जितने कारकुन हमारे, जितने नेता हमारे मारे गए हैं, अगर हम पाकिस्तान की लाइन टो करते होते शायद उनकी जाने ना जाती। आखिरी सवाल है। अकबर लोन जिन्होंने नारे लगाए थे वो कौन थे? इनसे जरा पूछिएगा कौन थे?
तो मुझे लगता है कि हमें कहने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के नेता बोल रहे हैं, पहले अपने नेताओं से पूछ लीजिए। वही साहब आ गया जॉनी लीवर की पिक्चर वाला है, साहब आप किसकी तरफ है जी, मैं आपकी तरफ हूं, तो वो उंगली देख लीजिए किस तरफ है आपकी, तो आपको खुद पता लग जाएगा। हम नहीं कहते हैं तो विदेश मंत्री वहां पर क्यों उनका फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर क्यों बोलता है? जी। तो ये कारण तो आपको सोचना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आती है 1987 की उस रिगिंग के बाद जो आप ही कैसी गठबंधन, मजबूरी के गठबंधन ने की थी, बूटा सिंह जी ने फोन कर की थी, उसके बाद जो सबसे पहले 5 गए थे हाजिन ग्रुप वाले पार हथियार उठाने के लिए, वो जनाब आप ही की पार्टी से थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, ना ऊपर आसमान से टपके थे। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।